भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स जो पहली दफा पाकिस्तानी सियासत में एंटी करप्शन का नैरेटिव लेके आया, जिसने पाकिस्तानी कौम को करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने की तरकीब दी, वो पिछले 3 साल से करप्शन केसेस पर जेल में बंद है। यानी एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कराया। एक शख्स जिसने लाखों लोगों के एहतियात से मुल्क में पहला कैंसर अस्पताल बनाया। एक शख्स जिसने नौजवानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई। एक शख्स जो पाकिस्तान में अमन लेके आया और जिसने दहशतगर्दी खत्म कराई, वो आज खुद अमन और इंसाफ का मुतलाशी है। नाजरीन, ये कहानी है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की। आज हम इमरान खान की सियासी जिंदगी पर नजर डालेंगे। मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं। जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नाजरीन, इमरान खान की इब्तदाई जिंदगी प्योर वेस्टर्न थी। यानी लोग उनकी क्रिकेट से ज्यादा उनकी शख्सियत के दीवाने थे। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी वालदा की कैंसर की वजह से वफात हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में न जाने कितने ही लोग कैंसर का इलाज न होने की वजह से वफात पा रहे हैं। इस एहसास ने उनमें ये अज़्म पैदा किया कि पाकिस्तान में एक कैंसर अस्पताल का क़याम नागुज़ीर है। 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की फतह से उनके इस मकसद की राह हमवार हुई। उन्होंने लोगों को एक कैंसर अस्पताल की तरफ तवज्जो दिलाना शुरू कर दी। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक कैंसर अस्पताल को बनाना, फिर उसको चलाना और उसमें 70% गरीबों का मुफ्त इलाज करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए इमरान खान ने कौम से चंदे की अपील की। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गुर्बत, अफलास और कम वसाइल के बावजूद लोगों ने दिल खोलकर एहतियात दिए और एक कैंसर अस्पताल वजूद में आई। इमरान खान पाकिस्तानियों की इस सखावत से बेहद मुतासिर थे और शायद इस वजह से उन्होंने सियासत में आने पर गौर किया। लेकिन इमरान खान के नाक़दीन के मुताबिक इमरान खान की सियासत में आने की वजह इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी थे, जिनमें जनरल हमीद गुल का किरदार नुमाया है। जनरल हमीद गुल पाकिस्तान की ISI के साबिक चीफ और एंटी अमेरिकन नैरेटिव रखने वाले जर्नैल थे। उनका ख्याल था कि ये 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा, इसलिए एक तीसरी कुव्वत का होना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने इमरान खान को कायल किया। इससे पहले इमरान खान की यह सोच थी कि वो सियासत में कभी नहीं आएंगे। उन्हें जनरल जिया और मियां नवाज शरीफ की हुकूमतों में वजारतों की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। लेकिन फिर अचानक वो सियासत में दाखिल हो गए और उन्होंने तहरीक इंसाफ चलाने का ऐलान किया। इमरान खान के शुरू की सियासत कुछ अच्छी न थी। 1997 के इलेक्शंस में वो कोई सीट ना जीत सके। 2002 के इलेक्शंस में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली। अगले 7-8 साल उनकी सियासत जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप की नजर हो गई। उन्होंने 2008 के इलेक्शंस का इसलिए बायकॉट किया क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को NRO दिए। उनके मुताबिक उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ा गया।
लेकिन उनकी सियासत का सूरज 2011 में तुलू हुआ। 2011 के लाहौर के जलसे से उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और उसके बाद से धरने और लॉन्ग मार्च शुरू हुए। आपको जगाने में बड़ी देर लगती है, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि 2013 के इलेक्शंस में उन्हें एक सूबे में हुकूमत बनाने का मौका मिला, लेकिन फिर भी धरने और लॉन्ग मार्च नहीं रुके। नाकदीन का ख्याल है कि उनके इस कामयाब धरनों और जलसों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, लेकिन हकीकत यह भी है कि उनकी मकबूलियत इन धरनों से बेपनाह बढ़ी और बढ़ती चली गई। 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने कामयाबी हासिल की और वज़ारत उस्मा का मनसब संभाला। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। अगरचे इमरान खान की हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे पर बनी, लेकिन इमरान खान ने इसमें कुछ बड़े फैसले भी किए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला यह था कि पाकिस्तान अब किसी की जंग नहीं लड़ेगा। हम अमन में आपके दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जंग में आपके अलाकार नहीं बनेंगे। इमरान खान हुकूमत की यह सुलह की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ा, जिससे अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी अमन पैदा हुआ। दहशतगर्दी पे कंट्रोल कर लिया गया और ये पॉलिसी बहुत मौसर रही, यहां तक कि पाकिस्तान को सेहत के लिए भी मौजूद तरीन मुल्क करार दे दिया गया। इमरान खान की दूसरी बड़ी पॉलिसी रिटेलिएशन की थी, यानी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अगर उनकी हुकूमत में मुल्क पर कोई भी हमला किया गया तो उसका मौसर जवाब दिया जाएगा। और फिर फेब 2019 में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब एक इंडियन पायलट ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में वारदात करने की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जहाज गिराया, बल्कि उस पायलट को भी जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की तीसरी बड़ी पॉलिसी करप्शन पर किसी को रियायत न देना थी। यहां तक कि इमरान खान के अपने करीबी जहांगीर तरीन, जिनका 2018 के इलेक्शन में बहुत अहम किरदार रहा, जब उनका नाम शुगर स्कैंडल में आया तो इमरान खान ने उनसे अपने रास्ते जुदा कर दिए। हालांकि इमरान खान की इस पॉलिसी पर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी नाराज थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत जरूरी है, लेकिन इमरान खान अपनी जिद पर अड़े रहे। उनकी सख्ती का अंदाजा लगा लें कि अक्सर औकात कैबिनेट मीटिंग्स में AC बंद कर दिया जाता था और कैबिनेट मिनिस्टर शिकायतें करते फिरते थे। लेकिन हैरानकुन बात यह भी है कि इमरान खान के चाहने के बावजूद करप्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। इमरान खान की चौथी बड़ी पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, यानी इस पॉलिसी के तहत न सिर्फ लोकल बिजनेसेस को फैसिलिटेट करना था, बल्कि फॉरेन कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट की दावत देना थी और उनके लिए सहूलतें पैदा करना थी। और यह पॉलिसी काफी हद तक कामयाब भी हुई। पाकिस्तान की बहुत सी इंडस्ट्रीज का पहिया चल पड़ा, खासकर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब कोरोना का बहरान आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिए गए और शहरों को बंद कर दिया गया, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, जिसको पूरी दुनिया में सराहा किया। इवन अमेरिकन जर्नलिस्ट ने भी
اس پالیسی کی تعریف کی۔ ناظرین، عمران خان کی چھٹی بڑی پالیسی خودداری یا خود مختاری کی تھی، اور غالباً یہی پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس پالیسی پر ہم تفصیل سے بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کی حکومت کے فلاز کیا تھے۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے فلاز میں سے نمبر 1 ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز تھے، جس میں سب سے اہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپوائنٹمنٹ تھی، جس پر ان کی حکومت پہ کافی تنقید کی گئی۔ دوسرے نمبر پر عمران خان کی حکومت کا مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکنا بھی شامل تھا۔ یعنی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان ایماندار ہے تو کیا ہوا، ہے تو نااہل ہی، اس کو تو ملک چلانا بھی نہیں آتا۔ لیکن عمران خان حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے دور میں مہنگائی کی شرح پچھلی حکومتوں کی نسبت بہت کم تھی۔ کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے خودداری کی۔ دیکھیں، عمران خان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان اب کسی بیرونی طاقت کے اشاروں پر نہیں چلے گا۔ پاکستان کے فیصلے پاکستانی عوام کی مرضی کے مطابق اور پاکستانی عوام کے انٹرسٹ کو پریفر کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں جب مڈ 2021 میں ایک امریکی صحافی نے انٹرویو میں ان سے سوال کیا کہ آیا وہ افغانستان کے خلاف جنگ میں امریکہ کو اڈے دیں گے، تو انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ اور یہی وہ انٹرویو تھا کہ جس کے بعد عمران خان کی حکومت کے دن گنے جا چکے تھے۔ اگلے 6 سے 8 مہینوں میں پاکستان میں ایک غیر معمولی سیاسی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ یعنی کچھ امریکن آفیشلز اپوزیشن کی جماعتوں سے ملاقاتیں کرتے دکھائی دی۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں بھی کچھ ایسی تعیناتیاں کی گئیں جن میں عمران خان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یعنی یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اب ختم ہو چکے اور ان کے راستے جدا ہو گئے۔ اس میں کلیئرٹی تب آئی جب مارچ 2022 میں اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی۔ اگلا 1 مہینہ بیانیے کی جنگ ہو رہی تھی اور عمران خان لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش کے تحت جمع ہوئے اور ان کے پیچھے امریکہ ہے۔ بظاہر تو عمران خان اس بیانیے کو جیت رہے تھے، لیکن 9 اپریل 2022 کی رات عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ان کا بیانیہ کام کر گیا۔ لوگوں نے ان کے بیانیے پر لبیک کہا۔ یعنی جو لوگ کل یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان نااہل ہے، اس کو ملک چلانا نہیں آتا، اس نے بہت زیادہ مہنگائی کر رکھی ہے، وہ عمران خان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے لگے اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی ایک وزیر اعظم کے جانے پر لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں کئی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ عمران خان کی حکومت تو گویا جاتی رہی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ گویا کہ ان کو اقتدار سے ہٹایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو مزید طاقتور بنایا جا سکے۔ عمران خان نے شہر شہر جا کر جلسے کیے اور لوگوں کو اپنی حکومت سے نکلنے کی وجوہات بتائیں اور ایک سازش کا بھی ذکر کیا جو ان کے خلاف ہوئی۔ 5 اگست 2023 کو کرپشن کیسز پر ان کو گرفتار کیا گیا
और अब उनको तकरीबन 3 साल जेल में हो चुके हैं। नाजरीन, उन पर लगाए जाने वाले करप्शन केसेस में कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि हमेशा साम्राज्यी ताकतें डेवलपिंग कंट्रीज को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं। उन्हें तख्त पर वही लोग अच्छे लगते हैं जो उन्हें इनकार ना कर सकें। जाहिर है खुददारी की भी एक कीमत होती है जो चुकाना पड़ती है। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक शहीद सहाफी के अल्फाज दोहराते हुए करूंगा कि बोनू की बस्ती में कदावर लीडर का होना कारे सरकार में मुदाखलत है।